हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हडूप आर्किटेक्चर को बेसिकली स्टडी किया था और हमने देखा था कुछ कुछ टर्म्स हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो हमने कमोडिटी हार्डवेयर के बारे में जाना था। तो कमोडिटी हार्डवेयर हमारा क्या होता था कि जो हमारा इकोनॉमिकल वाला सारा हार्डवेयर जहाँ पे हम अपनी फाइल्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा था किसके बारे में, हमने देखा था हमारा क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग के बारे में हमने देखा था। तो और हमने अपने मास्टर नोड्स देखे थे और अपने वो स्लेव नोड्स देखे थे। तो ऐसे ऐसे हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी। तो अब हम बेसिकली आज स्टडी करेंगे कि हम कैसे वो जो है इनको स्ट्रक्चर में लाते हैं। हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम फाइल को स्टोर करने जाते हैं। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम इज ऑल अबाउट स्टोरिंग दी डेटा। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम स्टोरिंग दी डेटा के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हडूप में डेटा स्टोर किया जाता है। और जो हम फॉलो करते हैं वो हमें हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइए अपने डायग्राम को देखते हैं और अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक दो चीजें देख रही हैं जो हमें नोट डाउन करनी चाहिए कि ये हमारा नेम नोड। नेम नोड हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, क्या होता है हमारा मास्टर नोड होता है ये, है ना, अगर आपको याद हो। तो ये हमारी सारी चीजें असिस्ट करता है और ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये स्टोरेज के लिए यूज होता है, बेसिकली स्टोरेज सारी असिस्ट जो है वो हमारा नेम नोड करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे डेटा नोड्स जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे। तो ये जो हमारे डेटा नोड्स है ना, ये सारे हमारे कैसे रहते हैं, यहाँ पे क्लस्टर्स में रहते हैं। इसी को हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी डेटा नोड्स यहाँ पे क्लस्टर्स में रहती है। ये हमारा इकोनॉमिकल हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये हमारा कोमोडिटी हार्डवेयर होता है, बेसिकली यही होता है हमारा कोमोडिटी हार्डवेयर। और ये कोमोडिटी हार्डवेयर हमारे क्लस्टर्स में रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम डेटा एक्चुअली में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है मास्टर नोड, जिसको हम ये हमारा हाई रिलायबल वाला होता है मशीन। ठीक है, जो कि जिस पे हम रिलाई कर सके, और ये हाई कंप्यूटेशनल पावर वाली बेसिकली मशीन होती है। तो ये सब तो हम डायग्रामेटिकली आई होप समझ चुके होंगे कि जो जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे कि नेम नोड जो होता है वो हमारा हाई रिलायबल वाला होता है, और जो हमारे डेटा नोड्स होते हैं वो किस तरीके से क्लस्टर्ड होते हैं और कैसे वो हमारे कमोडिटी हार्डवेयर होते हैं जो कि एक्चुअली में स्टोरिंग करते हैं, और मास्टर नोड जो होता है वो उनको असिस्ट करता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक्चुअली में स्टोरिंग करने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहले फोकस होगा वो होगा हमारा क्लाइंट के ऊपर। तो अगर कोई क्लाइंट आएगा हमारे पास जो कि बोलेगा कि मुझे अपनी कोई फाइल स्टोर करनी है, कंसिडर करते हैं हमारे पास txt.text है, सॉरी text.txt। ठीक है, तो हमारे पास है text.txt और इसका साइज है 300 MB। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ईज के लिए कंसिडर करें कि 300 MB। ऑब्वियसली हम 300 MB वाले इतने से डेटा को जाके हडूप वाले आर्किटेक्चर में थोड़ी स्टोर करेंगे, बट फॉर ईज अभी हम 300 MB कंसिडर करेंगे। कंसिडर टू बी लाइक पेटाबाइट्स वगैरह में डेटा, बट यहाँ पे हम 300 MB कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 300 MB लेके जाते हैं अपनी text.txt के पास, और हम रिक्वेस्ट जो है वो हडूप आर्किटेक्चर में नेम नोड को करते हैं कि हमारे पास इतना ये हमारा डेटा है। ठीक है, इसको अपने इसमें स्टोर कर लो, अपने आर्किटेक्चर में इसको स्टोर कर लो। ठीक है, तो अब नेम नोड जो होगा ना वो क्या करेगा, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट कैच करेगा। तो नेम नोड, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे नेम नोड जो होगा वो हमारा क्लाइंट की स्टोरेज रिक्वेस्ट जो है वो कैच करेगा, स्टोरेज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो नेम नोड जो है वो हमारा वन ऑफ द मास्टर नोड्स है जो कि क्लाइंट की स्टोरेज रिक्वेस्ट जो है वो कैच करेगा कि हमें डेटा स्टोर करना है। अब जब नेम नोड के पास ये डेटा आ जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो जाके एक मेटा डेटा बनाएगा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक मेटा डेटा अपना तैयार करना शुरू करेगा। मेटा डेटा में वो बेसिकली करेगा क्या कि वो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा आया है, ठीक है, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जैसे जो हमारा नाम, फाइल का नाम क्या है, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, तो वो है text.txt। ठीक है, साइज कितना है हमारा, वो है हमारा 300 MB। ठीक है, ये हमारा इनपुट है बेसिकली। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा हडूप आर्किटेक्चर होता है
वो हमने पढ़ा था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम फॉलो करते हैं। बेसिकली डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं और ईच ब्लॉक कितनी की होती है, 64 MB की होती है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, 64 मेगाबाइट्स की होती है। तो अब हमारे पास 300 MB की फाइल आई है, तो ऑब्वियसली इसको हमें 64 MB में डिवाइड करना होगा। तो यही हमारा मेटा डेटा वाली शीट में स्टोर होता है। तो वो क्या करेगा, 300 MB वाली फाइल को 64 MB वाले ब्लॉक्स में डिवाइड करने लग जाएगा। तो समझ लीजिए कि हमारी text.txt जो है वो स्प्लिट होना शुरू होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं रफली करके दिखाती हूँ, फिर यहाँ फाइनल लिखेंगे। समझ लीजिए यहाँ होती है 1.txt, एक बनती है जिसका साइज है 64 MB ऑफ कोर्स। फिर एक बनती है 2.txt, उसका साइज भी होगा 64 MB। 3.txt, ठीक है, उसका साइज भी होगा 64 MB। ठीक है, और एक 4 बनेगी, वो भी होगी हमारी 64 MB। और इसी तरीके से हमारी एक 5th बन के आएगी। ठीक है, 5th क्या बनेगी हमारी, तो 64 64 64, आई गेस हम ज्यादा ले गए। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं हुआ, ये होगा हमारा टोटल 256 MB होगा ना, 64 64 64, और हमारा बचेगा कितना, 44 MB। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट इनपुट्स। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था स्प्लिट इनपुट्स। ठीक है, तो जो 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 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ना, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे एक्चुअली में डेटा स्टोर होने वाला है। ये मेटा डेटा जो हमारा बनेगा, इसमें ये सारा डेटा आएगा कि कितने स्प्लिट इनपुट्स बने। तो समझ लीजिए ये हो गया हमारा नाम, उसके बाद इधर आएगा 1.txt, यहाँ पे बनेगा 2.txt, 3.txt, ऐसे 4.txt और 5.txt। तो ये सब हमारा बनेगा, और यहाँ पे इनका साइज भी लिखा होगा 64 64 64 64 एंड यहाँ 44। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हमारा। और भी डेटा आएगा हमारा, उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मेटा डेटा तैयार हो जाएगा। अब ये हमारा मेटा डेटा कौन सा तैयार करेगा, ये हमारा कौन तैयार कर रहा है, नेम नोड तैयार कर रहा है, नेम नोड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है मास्टर नोड है, यही सारे जो है हमारी चीजें ऐसी वाली हैंडल करते हैं, बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, अब काम नहीं करेगा, ये सिर्फ असिस्ट करेगा। किनको करेगा ये असिस्ट, डेटा नोड को। किनको करेगा ये, डेटा नोड को। तो इसने अपना काम तैयार कर लिया कि ये काम होना है, मतलब बेसिकली 1.txt को स्टोर करना है, 2.txt, 3, और ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा नोड्स में स्टोर होने वाला है। ठीक है, और हर एक का साइज उसने डिफाइन कर लिया 64 MB का। अब ये इनको स्टोर करने को बोलेगा, और बेसिकली ये ना मशीन भी एलोकेट कर देगा, इनफैक्ट डेटा नोड का नंबर तक एलोकेट कर देगा। तो बेसिकली देखते हैं होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि जैसे 1.txt को वो एलोकेट कर देगा कि जी ये तो 1 वाले नंबर वाले सिस्टम में स्टोर कर दो, ये 2 वाले नंबर सिस्टम में स्टोर कर दो, ये 3 में कर दो, ये 4 में कर दो, और ये 5 में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा नोड्स हमारे क्लस्टर में है, ठीक है, ठीक है, नेम नोड जो है ये मास्टर है, तो ये अपने स्लेव्स को बोलेगा कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन तैयार कर ली है, सब अपना अपना काम पकड़ लो। 1 को 1.txt स्टोर करना है, 2 को 2.txt स्टोर करना है, और ऐसे ऐसे स्टोर करना है। बेसिकली ये डेटा नोड्स जो होंगे वो नंबर्ड हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 को अपना क्या काम मिला है, उसको 1.txt स्टोर करना है। ठीक है, तो वो अपना 64 MB स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इसने 1 स्टोर कर लिया, ये अपना 2 को स्टोर करेगा, ये अपना 3 को स्टोर करेगा, ये 4 को करेगा, और ये 5 को करेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे डेटा जो है ना वो ऐसे ऐसे स्टोर हो जाएंगे। अब उसके बाद ये जो डेटा स्टोर हो गए, अब इमेजिन कीजिए कि एक डेटा नोड जो होता है ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, एक डेटा नोड जो होता है वो खराब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा 1.txt का जो डेटा है, यानी कि ये वाला जो हमारा 64 MB डेटा था वो तो गया। ठीक है, हमारी फाइल जो text.txt वो तो अधूरी रह जाएगी। मतलब जब क्लाइंट वापस आएगा अपना डेटा कभी रिट्रीव करने की, जी मुझे मेरा डेटा वापस दो, या मुझे कुछ प्रोसेसिंग करनी है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम ये वाला डेटा तो रिट्रीव करके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा नोड जो है ये खराब हो गया और इसका डेटा उड़ गया। तो फिर हम इस केस में क्या करेंगे,
तो इसलिए हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम में एक और सिस्टम होता है, बेसिकली एक स्टेप हम फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली रेप्लिकेशन इटसेल्फ सेज कि हम डेटा का रेप्लिकेट बनाते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ डेटा जरा डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है बेसिकली। तो रेप्लिकेशन ऑफ डेटा में हम करने क्या वाले हैं कि जो हमारा 1.txt बना है ना, ठीक है, तो हमारा जो ये है ना 1.txt, ठीक है, इसमें ये वाले जो डेटा जो है वो स्टोर्ड है ना, फर्स्ट वाले में 1.txt स्टोर्ड है। अब क्या होगा कि जो डेटा नोड 1 है ना, ये अपने किसी भाई बंधु को बोलेगा, समझ लीजिए थर्ड वाले को इसने बोला कि तुम इसका एक रेप्लिकेशन भी स्टोर करोगे, यहाँ पे भी एक 1.txt जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला समझ लीजिए फिफ्थ वाले को बोलेगा कि यहाँ पे भी एक 1.txt जाएगा। तो बेसिकली कितनी कॉपीज बन गई, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी। इस तरीके से हर एक ब्लॉक की, हर एक 64 MB की हर एक की तीन तीन कॉपीज बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा 300 वाला MB का डेटा था ना, वो इंटू 3 900 MB का बन के रह गया, ठीक है। तो 900 MB की फॉर्म में जो ये हडूप आर्किटेक्चर में स्टोर होगा। तो बेसिकली हर एक ब्लॉक की तीन तीन कॉपीज बनेंगी और ये डेटा नोड में स्टोर होंगी। जैसे जैसे स्टोर होती जाएंगी, जैसे फिफ्थ वाले में स्टोर होगी 1.txt, तो जाके ये रिप्लाई करेगा इसको, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि स्लेव नोड्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और मास्टर नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब फिफ्थ वाला जो है वो तीसरी कॉपी बना लेगा 1.txt की, तो वो जाके रिपोर्ट करेगा थर्ड वाले को जिसने उसको कमांड किया था कि ये एक और कॉपी बना लो। जैसे काउंट 3 हो गया, यानी कि काउंट 3 हो गया, 1.txt 3 बार स्टोर हो चुकी है, तो वो जाके रिपोर्ट करेगा थर्ड वाले को कि एक 1.txt मेरे में स्टोर्ड है, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है वो जाके 1 को रिपोर्ट करेगा कि मेरे अंदर भी 1.txt जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। मेरे अंदर भी 1.txt स्टोर्ड है और फिफ्थ वाले में भी स्टोर्ड है। तो 1 के पास क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उसके पास भी 1.txt है, 3 और फिफ्थ में भी 1.txt है, ठीक है। अब ये डेटा नोड जो है, ठीक है, ये वाला डेटा नोड 1 जिसको 1.txt स्टोर करना था, ये जाके रिपोर्ट करेगा किसको, नेम नोड को जाके रिपोर्ट करेगा। बेसिकली ये जाके नेम नोड को रिपोर्ट करेगा कि जी 1 में भी डेटा स्टोर्ड है, 3 में भी डेटा स्टोर्ड है, फिफ्थ में भी डेटा स्टोर्ड है। 1.txt जो है वो 1 में भी स्टोर्ड है, थर्ड में भी स्टोर्ड है और फिफ्थ में भी स्टोर्ड है। ऐसे ऐसे करते कॉन्सिक्वेंटली 2.txt के लिए भी सेम होगा कि जैसे 2 में ये डेटा दिया हुआ है 2.txt, तो ये भी 3 रेप्लीकेशंस बनाएगा। इसी तरह से इसको रिपोर्टिंग बैक आएगी। फिर 2 वाले नोड के पास भी जो है 3 रेप्लीकेशन का पूरा हमारा वो होगा, डिटेल्स होगी, और वो जाके नेम नोड को बताएगा कि जी 3 कॉपीज बन गई है और ये 3 सिस्टम्स में जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। और ये सारा जो डेटा है ना, ये मेटा डेटा में फिर से स्टोर होगा, ठीक है। तो मेटा डेटा में एक और पार्ट आ गया जिसके बारे में मैं कह रही थी कि एक और चीज हमें देखनी कि 1.txt जो है वो कहाँ कहाँ स्टोर्ड है बेसिकली। तो 1.txt 1 में भी स्टोर्ड है, 3 में भी स्टोर्ड है, फिफ्थ में भी स्टोर्ड है। तो बेसिकली हमारे पास तीन तीन हर एक की वो आएंगी सारी, जो हमारी ये 5 कॉपीज, चार जो ये हमारे 5 ब्लॉक्स बने, इनकी हर एक की तीन तीन हमारे डेटा नोड्स आएंगे, तीन तीन रेप्लीकेशन की यहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर्ड है। हमेशा कितनी रेप्लीकेशन बनती है, 3 रेप्लीकेशन बनती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो कि हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम फॉलो करता है। अब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेडली स्टोर हुआ है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। तो आपको आई गेस रेप्लिकेशन ऑफ डेटा तो समझ आया होगा, ठीक है। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं, इधर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ आ ही गया। तो एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो ये है कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि हमारा 1.txt जो है, ठीक है, जो यहाँ पे 1.txt स्टोर थी ना, और ये 1 वाला नोड था, ये जो है वो डिस्टर्ब हो जाता, और एक हमारा 3 में भी स्टोर था और फिफ्थ में भी स्टोर था 1.txt। ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से स्टोर हो रहा था, है ना। तो अगर 1 में भी स्टोर्ड है, 3 में भी स्टोर्ड है और फिफ्थ में भी स्टोर्ड है, ठीक है, 1.txt। अब क्या होता है, मेरा 1 वाला जो डेटा नोड है ना वो खराब हो जाता है, ठीक है। अगर 1 वाला डेटा नोड क्रैश हो जाता है समझ लीजिए, तो एक 1.txt तो उड़ गई, एक 1.txt तो गई, है ना। अब कितनी कॉपीज बचती है 1.txt, हर एक ब्लॉक की 3 कॉपीज होना जरूरी है रेप्लिकेशन ऑफ डेटा के हिसाब से, ठीक है। अगर 2 ही कॉपीज बचती है, यानी कि अब इसमें एक 1.txt बची है और इसमें एक 1.txt बची है, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये डेटा नोड क्रैश हुआ है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसे नई कॉपी बनती है, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए।
लेकिन सबसे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो डेटा नोड है ये क्रैश हो गया। नेम नोड को कैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि डेटा नोड जो है वो क्रैश हो गया एक वाला। तो ये जो डेटा नोड्स है ना, एक तो मैंने आपको चीज बताई थी कि जब तीनों में डेटा स्टोर हो जाएगा तो वन वाला जो डेटा नोड है जिसको सबसे पहले कमांड मिला था कि जी आपको इसमें स्टोर करना, फिर इसने तीनों में कराया था, है ना। तो ये तो जाके रिपोर्ट करेगा ही नेम नोड को कि हाँ हाँ ये मैंने स्टोर कर लिया। लेकिन एक चीज और है कि ये जो डेटा नोड्स है ना, ये क्या है, मेरे स्लेव नोड्स हैं, है ना। और ये किसके स्लेव्स हैं, ये मेरे मास्टर नोड नेम नोड के स्लेव्स हैं, है ना। तो ये अपनी हार्ट बीट भेजते हैं आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये एक हार्ट बीट सेंड करते हैं अपनी। ठीक है, हार्ट बीट का मतलब यही हो गया कि जी वी आर वर्किंग फाइन, हमारी ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, हम सब सही काम कर रहे हैं। मतलब डेटा नोड 1 भी अपनी हार्ट बीट चेंज करेगा, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करेगा, बेसिकली भेजेगा। डेटा नोड 2 भी अपनी हार्ट बीट भेजेगा, डेटा नोड 3 भी अपनी हार्ट बीट भेजेगा, 4 भी और 5 भी। इस तरीके से अपनी हार्ट बीट्स जो है वो जाती रहेगी और नेम नोड उनको एनालाइज करता जाएगा एंड ही वुड गेट द इन्फॉर्मेशन कि ये मास्टर नोड को इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि ऑल द डेटा नोड्स आर वर्किंग फाइन। बट अगर बीच में ऐसा कुछ होता है कि हमारे एक डेटा नोड की हार्ट बीट आना बंद हो जाती है या बहुत लेट आ रही है, समझ लीजिए आ ही नहीं रही है, हार्ट बीट ही नहीं आ रही है डेटा नोड 1 की, तो क्या करेगा, उसको पता लग जाएगा कि डेटा नोड 1 में कुछ गड़बड़ हुई है जी। और यहाँ पे तो मेरा मेटा डेटा को जब वो चेक करेगा कि अगर 1 में कुछ स्टोर्ड था क्या, तो फिर उसने देखा कि जी हाँ 1.txt स्टोर्ड थी। ठीक है, पहले उसको हार्ट बीट आना बंद हुई, फिर उसके बाद नेम नोड को टेंशन हो गई कि भैया मेरा कुछ मेटा डेटा में गड़बड़ होगी। ठीक है, क्लाइंट मुझ पे गुस्सा करेगा कि यहाँ पे डेटा स्टोर होना चाहिए तो यहाँ पे डेटा मिलेगा नहीं। ठीक है, अब 2 रेप्लीकेशन ही बची है, मैं टेंशन में आ गई, 2 रेप्लीकेशन तो काफी नहीं है, अब मेरे पास तो क्या कहते हैं 3 रेप्लीकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए जाके ना वो दूसरे वाले पे देखेगा कि अच्छा 1 में गड़बड़ है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ ना, अच्छा 1 में गड़बड़ है, 1.txt किस में थी, 1 में थी, 1 तो क्रैश हो गया, तो वो 3 के पास जाएगा। ठीक है, 3 के पास जाएगा और 3 को रिपोर्ट करेगा कि तुम जरा जाके एक रेप्लीकेशन बना दो क्योंकि 1 तो क्रैश हो गया। अब ये जो है, ये तो जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये जो है वो डेटा नोड को अलग कर देगा जब हमारा खराब होगा, इसको रिपेयर करेगा और वापस क्लस्टर में डाल देगा। जब ये वापस क्लस्टर में आएगा, ठीक है, तो ये जो होगा ये फ्रेश मेमोरी के साथ आएगा, इसके पास दोबारा 1.txt की कोई मेमोरी नहीं होगी, बिल्कुल क्लीन मेमोरी के साथ आएगा। लेकिन जो 3 वाला नोड होगा हमारा, जिसके पास ऑलरेडी सेकंड कॉपी थी 1.txt की, वो एक नई कॉपी बना चुका होगा, समझ लीजिए वो 4th में नई कॉपी बनाता है 1.txt की। ठीक है, तो फिर से 3 रेप्लीकेशंस जो होंगी वो हमारी मेंटेन हो जाएगी, 3 रेप्लीकेशंस मेंटेन हो जाएंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 रेप्लीकेशंस मेंटेन होनी चाहिए। यही मेरा हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम का रूल है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे हमारा जो है डेटा स्टोर हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये सारा जो था ना, ये हमारा स्टोरेज के बारे में था कि कैसी हमारी स्टोरेज हो रही है बेसिकली डेटा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें कोई डेटा रिट्रीव करना होगा या प्रोसेस करना होगा तो हम कैसे प्रोसेसिंग करने वाले हैं। जैसे हम कोई क्वेरी जनरेट करेंगे तो उसके लिए क्या मास्टर नोड और क्या हमारा जो है स्लेव नोड्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से हमारे मेटा डेटा की डिटेल्स बनती है, किस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स में ये डिवाइड होता है 64 MB में, और किस तरीके से डेटा नोड जो है उनको स्टोर करते हैं और एप्लीकेशंस बनाते हैं और डेटा नोड जाके रिपोर्ट भी करते हैं नेम नोड को, और कैसे वो अपने हार्ट बीट भेजते रहते हैं आफ्टर एवरी सम टाइम, ताकि पता लगे रहे कि जी हाँ दे आर वर्किंग फाइन, दे आर वर्किंग एक्टिवली। और अगर कोई भी डेटा नोड अपनी हार्ट बीट वापस नहीं भेजता है तो मेटा डेटा में हमें एडिट, वो मेटा डेटा में जाके चेक करते हैं कि कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो मेरा इसमें स्टोर्ड था, तो वो जाके नेक्स्ट उसकी 3 रेप्लीकेशंस वापस से बना देता है। तो इसलिए रेप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारा कोई भी डेटा नोड फेल होता है तो हमारे पास रेप्लिकेटेड डेटा है जिसकी वजह से हम अपना डेटा लूज नहीं करेंगे and client would be happy obviously. So this was all about storage. Thank you so much. Thank you for your patience. Keep watching Cut Coding.